छुरा मारा था और अफगानों का काम ही छुरा मारना ही था, छुरा ही मारते थे वो हमेशा। मैं जब भी ये छुरे वाली कहानी पढ़ता था कि छुरा मार दिया, तो पहली बार पढ़ा था कि भाई अफगान ने लॉर्ड मेयो की छुरा मारकर हत्या की थी, मुझे एक बचपन की कहानी याद आई। छोटी क्लासों में हिंदी में कहानी लगती थी कि एक बच्ची थी मिनी, अपने घर के बाहर खेला करती थी। तभी उसकी दोस्ती एक बंदे से हुई जो काबुल से आता था सूखे मेवे बेचने के लिए। वो काबुली वाला सूखे मेवे बेचा करता था। वो जब उस छोटी सी बच्ची को देखता, क्यूट सी बच्ची थी, उसे अपनी बच्ची की याद आती और वो उससे घंटों बाहर बैठ के बतियाया करता। जाते समय उसकी झोली में खूब सारे सूखे मेवे भरकर जाता। वो अक्सर उस छोटी बच्ची से पूछता रहता कि मिनी तुम ससुराल कब जाओगी। छोटी बच्ची इन बातों को समझ नहीं पाती, उसे सूखे मेवों की तलब थी। वो जब भी काबुली वाला गली में आवाज लगाता कि सूखे मेवे ले लो, सूखे मेवे ले लो, तो बच्ची गली में बाहर आकर खड़ी हो जाती। एक दिन काबुली वाला एक किसी व्यक्ति से पैसे लेने के लिए गया जिसको उसने सूखे मेवे दिए थे और उधार में दिए थे। उस व्यक्ति से पैसों को लेकर तनातनी हो गई और काबुली वाले ने उसको छुरा मार दिया। उस कहानी में एग्जैक्टली यही टर्म था कि छुरा मार दिया। दो पुलिस वाले काबुली वाले को पकड़कर लेकर जा रहे थे। उसके हाथ में खून से सना हुआ छुरा था, हथकड़ियां लगी हुई थी। मिनी जब उसे देखती है तो मिनी पूछती है, काबुली वाले तुम कहां जा रहे हो। काबुली वाला हंसकर कहता है कि ससुराल जा रहा हूं। समय का चक्कर घूमता है। काबुली वाला एक लंबी सजा के बाद जब जेल से बाहर निकलता है, वो सबसे पहले मिनी के घर जाता है और देखता है कि मिनी के घर आज सजावट की जा रही है, रोशनी की जा रही है। उसे पता चलता है कि आज मिनी की शादी है। वो मिनी के पापा से मिलता है और उनको कहता है कि मैं वही काबुली वाला हूं जो आपकी बच्ची को सूखे मेवे खिला के जाया करता था। आज मैं जेल से छूटा हूं, मैं मिनी से मिलना चाहता हूं। उसके पिता ने कहा कि मिनी अब दुल्हन के वेश में बैठी हुई है, इस समय वो नहीं आ सकती। लेकिन जब पिता ने काबुली वाले की आंखों में आंसू देखे तो उन्होंने कहा कि रुको, मैं अभी मिनी को बुलाता हूं। और मिनी को कहा कि आओ। मिनी अब दुल्हन के वेश में सजी संवरी काबुली वाले के सामने खड़ी थी। वो शायद काबुली वाले को अब भूल भी चुकी थी। काबुली वाले ने वापस अपने आंखों में आंसुओं के साथ मुस्कान लाते हुए कहा कि मिनी तुम तो सचमुच ससुराल जा रही हो। अब मिनी ससुराल का अर्थ समझती थी। पिता के सामने उन शब्दों को सुनकर सकुचा जाती है। काबुली वाला उसके हाथ में कुछ सूखे मेवे देता अपने जेब से निकालकर। जब मिनी अंदर चली गई तो काबुली वाले ने अपने जेब से एक कागज निकाला जिस कागज पर एक हाथ की छाप थी। उस कागज पे हाथ की छाप को देखकर काबुली वाला फूट फूट कर रोने लगता है। मिनी के पापा जब पूछते हैं कि क्या बात, उसने कहा कि साहब ये मेरे बच्ची के हाथ की छाप है जो मिनी के बराबर की थी। इसीलिए मेरा मिनी से ये आत्मीय प्रेम था कि मुझे इसमें मेरी बच्ची दिखाई देती थी। आज इतने सालों बाद पता नहीं बच्ची और बच्ची की माँ किस अवस्था के अंदर होंगे। आज मिनी को इस दुल्हन की वेशभूषा में देखकर मुझे लग रहा है कि मेरी बच्ची भी दुल्हन बनने लायक हो गई होगी, पर मैं नहीं जानता वो किस हालत में होंगे। मिनी के पापा उसे सांत्वना बंधाते हैं, उसको पैसे देते हैं, उसे कहते हैं कि काबुली वाले तुम जल्दी अपने काबुल लौट जाओ, अपनी बच्ची अपनी पत्नी का ध्यान रखो। संभवतः तुम्हारी बच्ची भी मिनी के बराबर शादी योग्य हो गई होगी और उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी जाकर शादी कीजिए। जहां तक मुझे याद आता है कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी। हो सकता है मैं भूल भी रहा हूं, कहानी मुझे याद रही, लेखक याद नहीं हो। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, अब भी अपने रिश्ते अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो अफगानिस्तान में संसद का उद्घाटन समारोह था, उनमें उनको बुलाया गया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर कहा था कि अफगानिस्तान हमारा शाश्वत मित्र है। हम इस दोस्ती को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। हम बचपन से कविवर गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी में उस काबुली वाले को पढ़ते सुनते आए हैं। हम एक बार फिर चाहते हैं कि भारत की गलियों के अंदर काबुली वाले आए और अपना व्यापार करे। हमें जंजीर फिल्म का वो गाना भी याद है,
कि यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। ऐसा कुछ उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कहा था। पर यहाँ हालांकि वो काबुली वाले की कहानी जरूर यूं उद्वेलित करने वाली उस बच्ची के कारण, पर यहाँ तो मैं जब शेर खान को देखता हूँ कि इसने लॉर्ड मेयो को छुरा मार दिया था, मुझे आदमी कतई अच्छा नहीं लगता। ऐसे कैसे आप किसी को छुरा मार सकते हो? पर भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास के अंदर जिसने भी अंग्रेजों का बुरा किया उन सबको अच्छा बताया गया। वरना जब मैं आपको वहाबी आंदोलन आगे और पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे आदमी थे बाकी वाले। और थैंक यू, कल और पढ़ेंगे कि क्या भारत में सुधार किए जाने चाहिए और क्या भारत में सुधार नहीं किए जाने चाहिए। 1909 की बात है, जब रिपन भारत छोड़ के जा चुका था, उसे 25 साल हो गए थे, ब्रिटेन में संसद का सदस्य बन गया था वो। और जब वहां पर कहा गया कि क्या भारत में सुधार किए जाने चाहिए, तो दो लॉबी बन गई। कुछ ने कहा सुधार किए जाने चाहिए, कुछ ने कहा सुधार नहीं किए जाने चाहिए। तो कहा वोटिंग करवाई जाए, बहस की जाए इस पे। तो बहस में सुधार किए जाने चाहिए इस पक्ष में सबसे पहले कोई खड़े होकर बंदा बोल रहा था तो लॉर्ड मार्क्विस ऑफ रिपन था। रिपन सबसे पहले खड़े होकर कह रहा था कि हाँ, मेरे भारत में सुधार किए जाने चाहिए। अंग्रेज पुनः मुस्कुराए और उन्होंने कहा 25 साल बाद भी तेरे दिल से भारत निकला नहीं है, अभी तक भी तू मेरा भारत कहता है। उसने वापस कहा कि नहीं, यकीनन मैं वहां गया था और मैं वहीं का होकर रह गया था। आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में भी जानेंगे, आप रिपन के बारे में भी घर पे जानने की कोशिश करेंगे। आगे देखो साहब, अड़ गया था रिपन अपने लिए। अब भी आप यदि रिपन के फैन नहीं बनते हो ना, तो फिर आपके दिमाग में कचरा है। देखो, और यार अगली बात तो मैं और जोरदार बताता हूँ। मुझे लगता है कि रिपन की ये बात सुनने के बाद फैन छोड़ो, हम कूलर बन जाते हैं। अगली बात सुनने के बाद में तो हमें ऐसी बन जाना चाहिए रिपन का। अंग्रेजों की सरकार ब्रिटेन मिस्र में लड़ रहा था, इजिप्ट, इजिप्ट जो कंट्री है, मिस्र है, वहां पर इंग्लैंड की लड़ाइयां चल रही थी। साम्राज्यवादी देश था, फ्रांस के साथ, इनके साथ में वहां पंगे चलते रहते थे यूरोपियन कंट्रीज के आपस के अंदर। यहाँ हम कब्जा करेंगे, वहां तुम कब्जा करोगे। तो मिस्र के अंदर इंग्लैंड वहां पर लड़ रहा था, अपनी जमीन बचाने की कोशिशें कर रहा था। तो इंग्लैंड से रिपन के पास कलकत्ता फोन आता है। सुनना आप मेरी बातें। इंग्लैंड से रिपन के पास में कलकत्ता मैसेज आता है कि रिपन, अपनी लड़ाई चल रही है मिस्र में, इजिप्ट में अपनी लड़ाई चल रही है, तू इंडियन आर्मी को इजिप्ट में भेज ताकि वहां जो ब्रिटिश टेरिटरी को लेकर लड़ाई चल रही है उसको बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके उसको। रिपन ने कहा ओके, इंडियन आर्मी भेज दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहादुर इंडियन आर्मी है, हमारे सैनिक इंडिया के खूब बहादुर है, और ब्रिटिश एम्पायर की रक्षा करने के लिए भी इनको भेज दिया जाएगा। पर यदि हमारे इंडिया से सेना इजिप्ट जाती है टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश एम्पायर, तो इनकी सैलरी कौन देगा? इंग्लैंड वालों ने कहा मतलब, कभी कि इंडियन आर्मी इंडिया के लिए तो जा नहीं रही, इंडिया को तो प्रोटेक्ट करना नहीं है, कहीं पर इंडिया पर तो हमला हुआ नहीं है, तो इंडियन आर्मी इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, तो हमारे इंडिया पे तो कोई हमला हुआ नहीं। अब यदि आपके इजिप्ट में कोई इंटरेस्ट है और उनको बचाने के लिए इंडियन आर्मी को भेजना, भेज देंगे, पर उसकी तनख्वाह तो आप दीजिए ना, आपके लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं। इंग्लैंड वालों ने कहा ये आप और हम, मतलब हम समझे नहीं तेरी बात। रिपन ने कहा हम मतलब इंडिया, हमारा इंडिया, आप मतलब आपका इंग्लैंड। अंग्रेजों का मतलब इंडिया तुम्हारा कब से है? उसने कहा सिंस 1880, 1880 से, जब से मैं गवर्नर जनरल बन के आया था। भारत मेरा है, इसकी सीमाओं की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए हमारी इंडियन आर्मी है। पर इंडियन आर्मी कहीं और जाएगी तो सैलरी तुम दोगे, इंडियन आर्मी का तो वहां कोई मैटर नहीं है। उनका दिमाग खराब हो गया तेरा, तू सच में ही कोई नशा वसा करने लग गया है। ये ब्रिटिश एम्पायर है, इंडिया भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा है, मिस्र भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा है। ब्रिटिश एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की सेना कहीं भेजी जा सकती है और उसकी सैलरी वहीं से देनी पड़ेगी। रिपन ने कहा चच्चा, ओ चच्चा, अब रेस्ट करो तुमसे नहीं हो पाएगी ये बातें, अब मन नहीं भेज रहा, तुम्हारे जो करना हो वो कर लो। इंग्लैंड वालों ने कहा तू हमारी आज्ञा नहीं मान रहा। उसने आज्ञा क्या बात है इसमें, ऐसे कैसे भेजी जा सकती है इंडियन आर्मी? मेरे जवान कहीं लड़ने के लिए जाएंगे तो इंडियन सीमाओं की रक्षा के लिए जाएंगे, बाकी जगह जाना पड़ेगा तो सैलरी तुम दोगे, पैसे लगे हमारे, रक्षा करें तुम्हारी। इंग्लैंड वालों को लगा कि अब ये बंदा काम का नहीं रहा है। इंग्लैंड वालों ने कहा तो तू नहीं भेजेगा? उसने कहा नहीं, मरे नहीं भेजू मैं तो, कि तू इंग्लैंड वालों ने और दबाव बनाएगी, साइन कर तू इस पे, इंडियन आर्मी मिस्र जाएगी। उसने कहा नहीं जा रही, अब बताओ। तो इंग्लैंड वालों ने कहा तो तू आ जा, रिजाइन कर दे, दूसरा बंदा जाएगा वो साइन कर देगा। रिपन ने रिजाइन कर दिया था,
पर रिपन इंडियन आर्मी को भेजने से मना कर देता है। क्या महान आत्मा रहा होगा वो व्यक्ति, भारतीयों से कितनी बेपनाह मोहब्बत करता होगा कि अपनी सरकार से लड़ गया था, रिजाइन कर दिया था उस व्यक्ति ने। मतलब कहता हूं आज भी कोई ऑफिसर पे ऊपर वाला दबाव दें तो ऑफिसर फटाफट साइन करता है कि बढ़ने दो रे, ये कह रहा है तो अपने कौन सा घर के लग रहे हैं, जैसे करवाए वैसे कर ले। एक बंदा जो 7 समंदर पार से हम पर शासन करने के लिए आया था, वो शासन नहीं कर रहा था, हमें घुल मिल गया था, हमारे जैसा हो गया था। लिखो, स्टार लगा के लिखो 15-20। एक महिला हुई है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आप फोटो देखेंगे उनका। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक महिला है। इन्होंने रिपन के बारे में कहा था कि रिपन भारत का उद्धारक है। ये रिपन था। आप जब वाकई इसके काम देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये भला रिपन, सज्जन रिपन, अच्छा रिपन था। रिपन का एक डायलॉग मुझे और याद आता है कि रिपन कह के गया था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। कि हो सकता है मैंने सब तो कोई किसी को कह दिया हो, लेकिन मेरे काम देखना, मेरे कामों से मेरा मूल्यांकन करना। ऐसा ही एक डायलॉग बाद में और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने भी दिया था कि कालांतर में जब कभी मेरे काम देखे जाएंगे तो भारतीय समाज शायद मुझे माफ करेगा, जितना मुझे यूं मेरी आलोचनाएं की गई, पर मेरे काम देख के उन आलोचनाओं को थोड़ा सा मंदी मिलेगी, थोड़ा कम होगी आलोचनाएं। रिपन भी ऐसा एक डायलॉग दे के गया था कि मेरा मूल्यांकन मेरे शब्दों से नहीं, मेरे कार्यों से किया जाना चाहिए। और आज जब हम उसके जाने के लगभग 150 साल बाद में, या लगभग 130-135 साल हो गए उसके बाद में, जब उसके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तो हम वाकई पाते हैं कि कितनी सद इच्छा से उस व्यक्ति ने भारत के लिए कार्य किए थे। भले ही उसके कार्यों में अपने पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली हो, क्योंकि वो साम्राज्यवादी शासन था, उस शासन में भारतीय जनता भी इतनी जागरूक नहीं थी, पर फिर भी भारत के अंदर वो राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने में सफल रहा था। भारतीय जनता को भले ही 4 साल के लिए रहा हो, लेकिन अच्छा महसूस हुआ था उसकी वजह से कि नहीं, कुछ अच्छा काम तो हो रहा है, इस टाइम में कुछ तो अच्छा किया जा रहा है। तो ये अपने आप में यूं याद रखी जाने वाली सी बात है कि रिपन ये खूब सारे अपने काम करके गया था। अभी मैं बताऊंगा कि राष्ट्रवाद भी किस प्रकार से, राष्ट्रवादी भावनाएं भी भारत के अंदर आई थी और उसकी वजह से अपने यहाँ पे पार्टियां वगैरह बनी थी, कई चीजें ऐसी हुई थी। मैं अक्सर क्लास में जब भी ऑफलाइन के अंदर पढ़ाता हूं, तो मैं जब दिलीप सर से मॉडर्न इंडिया पढ़ा था तो उसके बाद हम रिपन के फैन ही हो गए थे, और हमें लगता था यार वाकई कितना अच्छा नाम है रिपन। मुझसे आसपास में कोई पूछते भी, अक्सर कोई वो भतीजा हुआ या किसी दोस्त के टाबर हुआ, तो अक्सर कि यार नाम क्या रखें, आर पे कोई अच्छा सा नाम बता, रै पे नाम आया। तो मैं अक्सर कहता है कि यार आर पे सबसे अच्छा नाम तो राजवीर है, इससे अच्छा नाम तो और क्या हो सकता है दूसरा। पर और दूसरा फिर तुम्हें राजवीर नहीं रखना हो, मेरा नाम है ये, तो तुम्हें दूसरा रखना हो तो तुम रिपन रख लो नाम इसका। तो अक्सर स्टूडेंट, या मैं जिसको भी स्टूडेंट, तो क्या मैं जिसको भी कहता है ये बात, तो वो हंसते कि यार रिपन ये कैसा नाम हुआ, ये तो अंग्रेजों जैसा सा नाम हो गया यार। मगर एग्जैक्टली अंग्रेज का नाम है। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू यार कोई अपना नाम बता यार, इधर का पढ़ के तुम लोग यार भगवान जाने क्या क्या बातें करने लग जाते हो। फिर और तो अब कुछ ही रख लो, फिर तो राजवीर रख ले, फिर क्या गलती है इसके अंदर। यार दो जो भी कोई दूसरे रह पे खूब सारे नाम होते हैं, राहुल रख लो, रमेश रख लो, रोहित रख लो, कुछ ही नाम रखा जाना चाहिए। एक दिन मैं क्लास के अंदर ऐसी बात बता रहा था कि मेरी इच्छा है कि बच्चों के नाम यूं रिपन के नाम पर होने चाहिए, या जो भी अच्छे अंग्रेज थे उनके नाम पर भारतीय समाज के अंदर नाम होने चाहिए। प्री का एक बैच था, मैं पढ़ा रहा था और ऐसी बातें कर रहा था उसमें, तो सामने की तरफ 2-3 बच्चियां बैठी थी और वो इस मेरी बात को देख के हंसी जोर से, न अपने में हंसी। पूरी क्लास शांत हो गई सुनी, और अचानक क्यों क्लास के अंदर हंसे, तो आपको बड़ा यूं ऑकवर्ड सा फील होता है, आपको लगता है यार मैं कोई ढंग की बात बता रहा हूँ, ये अपनी बात पे हंस रही। भाई मुझे तो लगा है अपनी बात पे हंस रही होगी कोई, मैं खड़ा कर दूं खड़ा, कैसे हंसे तुम ऐसे बीच में, मेरी बात मजाक लगती है तुम्हें। तो वो चुपचाप बैठी रही एकदम, वापस कुछ नहीं बोली, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी। अरे मैं नहीं 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 नहीं, तुम बताओ क्या बात थी तुम्हारी जिस पे तुम हंसी, हमको भी तो पता चले, हम बाकी सारे भी तो हंसे इस बात पे। एक बच्ची खड़ी हुई उनमें से, उस बच्ची ने खड़ी होकर कहा कि सर मेरा नाम रिपन है। क्या बात करते हो, तुम्हारा नाम रिपन, ये वाला रिपन जो हमने पढ़ा है। सर एग्जैक्टली यही वाला रिपन। तो तुम्हारा नाम रिपन कैसे हुआ?
तो मेरी मम्मी इस रिपन से यूं प्रभावित थे, मम्मी पापा। मम्मी हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हुए थे, तो उनको लगता था कि रिपन कितना भारत में अच्छा काम करके गया, तो उन्होंने मेरा नाम रिपन रखा। मुझे उस दिन लगा कि यार, इसका मतलब दुनिया के कोने में कोई ना कोई आदमी तो होता है जो ठीक आपकी तरह सोचता है, फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं मैच तो करती है। फिर मैं अक्सर क्लास में अब ये कहानी सुना देता कि भाई एक बच्ची का नाम ऐसे ऐसे रिपन था, उसके मम्मी पापा रिपन के फैन थे, तो उन्होंने रिपन नाम रखा। तो एक दिन क्लास में एक स्टूडेंट और उसने कहा, सर अब नाम तो घर वालों ने रख दिया है, अब वो तो अब कैसे चेंज किया जाए, डॉक्यूमेंटली तो मैं चेंज नहीं कर सकता। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं एकदम, मैं भी रिपन का फैन बना हूं, इंप्रेस हुआ हूं रिपन से। आज से अपना सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से नाम रिपन रहेगा। आप देख पाएंगे कि फेसबुक पे बाकायदा मेरे एक फ्रेंड होंगे, अपने कोचिंग के पुराने स्टूडेंट हैं, दलपत बेनीवाल नाम है एग्जैक्टली, पर आजकल सोशल मीडिया पे अपना नाम रिपन बेनीवाल कर रखा है। अब तो शायद मार साहब लग गए, तो पुराने स्टूडेंट हैं, आरएस की तैयारी करते हैं, शायद आरएस में अच्छी रैंक आएगी उनकी ओर, तो उन्होंने अपना नाम रिपन बेनीवाल कर रखा है। और एक किस्सा मुझे याद आता है, मेरे एक फ्रेंड ने 3-4 साल पहले की बात है, 3-4 साल का 2-3 साल पहले की बात है, मुझे कहा कि यार तू कोचिंग के अंदर पढ़ाता है, तो यार हमें भी तो आसपास में कोई ऐसे कोचिंग से संबंधित काम करने के मौके दिए जाएं। तो मैंने कहा यार कोचिंग में काम पढ़ाने का होता है, और मेरे जो दोस्त मेरे से पूछ रहे थे उनका और पढ़ाई का 36 का आंकड़ा रहा था शुरू से ही। तो मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं कोचिंग में पढ़ाने का थोड़ी कह रहा हूँ तेरे को। तो मैंने कहा, यार हमने सुना है ये तुम्हारे कोचिंग वाले जो भी बच्चे होते हैं, ये लाइब्रेरीज के अंदर बैठ बैठ के पढ़ते हैं। लोग हाँ यार ये तो पढ़ते हैं, तो क्यों ना हम एक लाइब्रेरी खोल लें और उसमें तुम्हारी कोचिंग के बच्चे आ जाएं। वो आ जाएंगे यार, बच्चे जब इधर उधर दूसरी जगह जाते हैं तो उसके अंदर भी आ जाएंगे। तू कह देगा बच्चों को, तो मैं अब यार ऐसे तो कोई मेरे कहने से तो कोई कैसे आ जाएगा, पर मैं ये कह दूंगा कि हाँ भाई ये जो लाइब्रेरी है मेरे दोस्त की है, आप में से कोई जाए तो इस लाइब्रेरी में चला जाए, तब किसी बच्चे को यदि तुम अच्छी सुविधा दोगे तो आ जाएगा। तो उनका हाँ ठीक है, तू कह देना, एक बार आ जाएगा, फिर सुविधा तो हम अच्छी दे देंगे उसको। ठीक, तो इस लाइब्रेरी का नाम क्या रखा जाए? तो मैंने कहा यार जब आप देखो मेरे से पूछ के कर रहे हो, तो इस लाइब्रेरी का नाम रिपन लाइब्रेरी रखा जाना चाहिए, लॉर्ड रिपन लाइब्रेरी। उनका ये कौन था, क्योंकि पढ़ाई का तो और उनका भैया का लेना देना नहीं था ना सीधा सीधा कोई। तो मैंने कहा यार ये अंग्रेज था, बहुत भला अंग्रेज था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। उनका यार तुझे नहीं लग रहा है थोड़ा अजीब सा नाम हो रहा है? इससे हम कोई यूं श्री राम लाइब्रेरी, श्री कृष्ण लाइब्रेरी, है ना, बीकाना लाइब्रेरी, अपने बीकानेर के नाम पे रख देते हैं, वैसा कुछ नाम, द पिंक सिटी, राजस्थान लाइब्रेरी, अरे मग विवेकानंद कलाम, अरे मग नहीं नहीं यार ये सभी रखते हैं यार, समथिंग डिफरेंट, थोड़ा हट के किया जाना चाहिए, रिपन के नाम पे रखो। तो उन्होंने अपनी लाइब्रेरी का नाम द लॉर्ड रिपन लाइब्रेरी रख दिया। अपने भी भाई क्लासों में कहा, दोस्ती के फर्ज को निभाया मैंने भी। मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों, आप यदि कोई लाइब्रेरी में जाते हो तो ये लाइब्रेरी मेरे दोस्त की है, घी ढूंढे तो मूंगाम ढूंढे। बच्चे गए भी, पर उनको सुविधाएं अच्छी नहीं लगी होगी वहां पे, सुविधाएं अच्छी नहीं लगी तो वहां पर नहीं पढ़े भाई, उनकी लाइब्रेरी घाटे में चलने लगी। तो उन्होंने मुझे वापस कहा कि तेरे चक्कर में हमारा तो घाटा हो रहा है। और ये रिपन नाम रखने की वजह से लोग नहीं आ रहे। लोगों को लगता है कि अंग्रेजों का समर्थक है, पर तूने ना हमें इधर डेरे रुला दिए पूरे हमारे पूरी तरीके से। मैंने कहा नाम देख के कौन है? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम सब समझ रहे हैं, ये नाम यदि कलाम लाइब्रेरी और विवेकानंद लाइब्रेरी होता ना, भरी रहती है हमारी लाइब्रेरी। अब बच्चों को यार हम अंग्रेज समर्थक लगते हैं, और भारतीय जनता अंग्रेज समर्थक होने की वजह से नहीं आ रही। मैंने कहा अरे डूंगर बढ़ता दिखा पग बढ़ता कौन दिखा, लाइब्रेरी में सुविधा अच्छी नहीं है, इसमें सुविधा अच्छी दोगे तो ज्यादा बच्चे आ जाएंगे। पर हालांकि फाइनली उन्होंने लाइब्रेरी बंद की। मुझे उन्होंने खूब गालियां निकाली कि तुम्हारे ऐसे नाम की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। तो आप लोगों को भी मैं तो यही सलाह दूंगा कि यार रिपन का नाम अच्छा है, आसपास में ऐसे नाम भी रखे जा सकते हैं। आप जो भी यदि कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर बनो और कोई काम करो तो भी रिपन के नाम पर नाम रखने की कोशिश करना। मैं तो खुद चाहता हूं कि जिस दिन मेरे नाम पर यदि कोई कंपनी रजिस्टर्ड कराऊंगा तो मैं उसका नाम रिपन कंपनी रखूंगा। मैं उस व्यक्ति को ट्रिब्यूट देना चाहूंगा कि यार मेरे देश के लिए कोई इतना भला इतना महान सोच के गया था, यदि हम उसको नहीं दे पाएंगे तो कौन देगा अपने आप में उसको। मुझे लगता है कि शायद आपको भी रिपन पसंद आएगा, आप और रिपन के बारे में पढ़ने की कोशिश करना, भला व्यक्ति था।
कहते हैं कि 1909 में 1909 के अंदर जब भारत शासन अधिनियम आ रहा था, भारत परिषद अधिनियम आ रहा था, अंग्रेज सरकार सोच रही थी कि भारत में लोगों को वोटिंग राइट वगैरह दिए जाने चाहिए या भारत में सुधार किए जाने चाहिए। तो इंग्लैंड की संसद में जब इस बात पर बहस हो रही थी कि क्या भारत में सुधार किए जाने चाहिए और क्या भारत में सुधार नहीं किए जाने चाहिए, 1909 की बात है, जब रिपन भारत छोड़ के जा चुका था, उसे 25 साल हो गए थे, ब्रिटेन में संसद का सदस्य बन गया था वो। और जब वहां पर कहा गया कि क्या भारत में सुधार किए जाने चाहिए, तो दो लॉबी बन गई, कुछ ने कहा सुधार किए जाने चाहिए, कुछ ने कहा सुधार नहीं किए जाने चाहिए। तो कहा वोटिंग करवाई जाए, बहस की जाए इस पे। तो बहस में सुधार किए जाने चाहिए इस पक्ष में सबसे पहले कोई खड़े होकर बंदा बोल रहा था, तो लॉर्ड मार्क्विस ऑफ रिपन था। रिपन सबसे पहले खड़े होकर कह रहा था कि हाँ, मेरे भारत में सुधार किए जाने चाहिए। अंग्रेज पुनः मुस्कुराए और उन्होंने कहा 25 साल बाद भी तेरे दिल से भारत निकला नहीं है, अभी तक भी तू मेरा भारत कहता है। उसने वापस कहा कि नहीं, यकीनन मैं वहां गया था और मैं वहीं का होकर रह गया था। आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में भी जानेंगे, आप रिपन के बारे में भी घर पे जानने की कोशिश करेंगे। आगे